आज मैं एक अद्भुत एपिसोड का हिंदी अनुवाद शुरू करने जा रहा हूँ, जिसे मनी हाइस्ट कहा जाता है, जिसमें 5 एपिसोड हैं। अगर आप सभी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं अपने वीडियो भाग 1, 2 से 3, 4 के सीजन 1 के एपिसोड 1 की व्याख्या करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में एक लड़की को दिखाया गया था जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ 15 से ज्यादा डकैतियां की, लेकिन आखिरी 12 डकैतियों के दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी और लड़की ने भी सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी और तब से वह बदल गई है। वह पुलिस सूची में सर्वाधिक वांछित है, इसलिए वह छिप जाता है। हालांकि एक दिन उसने सड़क किनारे एक बूथ से अपनी माँ को फोन किया और उससे मिलने के लिए कहा। उसने कहा कि क्या तुम घर पर अकेले हो? उसकी माँ फिर पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि घर के अंदर कुछ पुलिसकर्मी लड़की को ट्रक में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अकेला हूँ, मिलने की जगह तय कर देते हैं। फिर जब लड़की अपनी माँ से मिलने जा रही थी तो उसे पीछे से कोई बुलाता है और ये लड़का इस सीरीज का मुख्य किरदार है, मिस्टर प्रोफेसर। लड़की प्रोफेसर की कार में बंदूक लेकर बैठ जाती है और कहती है, तुम पुलिस बनोगे? प्रोफेसर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। वह तस्वीर दिखाती है और कहती है कि पुलिस पहले से ही तुम्हारे कमरे में तुम्हें ट्रैक कर रही है। मैं तुम्हें पुलिस से बचाऊंगा, लेकिन तुम्हें लूटना होगा। और डकैती के पैसे की राशि 2400 मिलियन यूरो है। जब उसने इतनी बड़ी रकम के बारे में सुना तो वह सहमत हो गई और इस तरह प्रोफेसर ने 8 अन्य सहित कुल 7 लोगों को इकट्ठा किया, जिनमें से सभी पेशेवर चोर थे या उनका आपराधिक रिकॉर्ड था। लेकिन अजीब बात यह है कि प्रोफेसर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वैसे भी प्रोफेसर उन सभी को शहर से बहुत दूर एक पुराने घर में ले जाता है 5 महीने के प्रशिक्षण के लिए। सबसे पहले उन्होंने एक समूह की बैठक की। तब प्रोफेसर ने उनसे कहा, तुम में से यहाँ कोई किसी का नाम नहीं जानता, जो मैं चाहता था। इसके बाद उन्होंने टीम के सदस्यों का नाम एक एक शहर के नाम पर रखा। जिस वांटेड लड़की का नाम शुरू में टोक्यो रखा गया था, उसका नाम बलिन था, जिसने पिछली 27 डकैतियां की थी और बहुत अनुभव के कारण वह डकैती का प्रभारी था। फिर मास्को है, जिसे नक्काशी का अनुभव था, लेकिन अपने बेटे डेनवर के साथ वह भी अपने पिता की तरह चोरी में एक विशेषज्ञ है। लेकिन फिर वियो है, जो किसी भी डिवाइस को हैक करने में माहिर है। वह भी एक प्रेमी है। यहाँ फिर जुड़वा 2 ब्रदर्स हेल्सेमिकी और डोजल वे मूल रूप से बॉडी बिल्डर हैं, जिसका अर्थ है अधिक ऊर्जा। और अंत में नायक है, जो नकली पैसा बनाने का स्वामी है, लेकिन बहुत मजाकिया और सकारात्मक दिमाग वाला है। हालांकि प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वे स्पेन के रॉयल मिंट नामक एक संग्रहालय को लूट लेंगे, जहां यूरोपीय मुद्रा नोट मुद्रित होते हैं। फिर 5 महीने के प्रशिक्षण के अंत के बाद एक दृश्य है जहां वे सभी संग्रहालय में प्रवेश करने के लिए अपनी डकैती की पोशाक पहने हुए कार में जा रहे हैं। लेकिन सड़क के बीच में मस्क नीचे आया और सड़क के 2 खंडों में से एक को बंद कर दिया। उस समय उस सड़क के माध्यम से कुछ विशेष और सुरक्षात्मक वस्तुओं को ले जाया जा रहा था। सामग्री के एक टुकड़े से पहले 2 पुलिस कारें भी गुजर रही थी, लेकिन जब रास्ता बंद हुआ तो गाड़ियां रुक गयी और फिर प्रोफेसर की टीम आई और उन्हें बंदूक की नोक पर ले गई। 2 पुलिसकर्मियों को कैदी बना लिया गया। उन्होंने 2 वर्दी पहन ली और मस्क को कंटेनर का ड्राइवर बना दिया गया, जबकि टोक्यो और नायक नागरिक पोशाक में दूसरी कार में बैठे थे। इस बीच छात्रों का एक समूह जो बस से रॉयल संग्रहालय का दौरा करने जा रहा था, जिसके बारे में प्रोफेसर पहले से ही जानते थे। छात्रों में से एक को पार्कर नाम दिया गया था और वह प्रोफेसर का लक्ष्य था, लेकिन हम समझेंगे कि अगले एपिसोड में क्यों। हालांकि टोक्यो पहुंचने के बाद नैरोबी म्यूजियम में घुस गया। फिर स्टूडेंट बस भी वहां घुस गई, जबकि मॉस्को और बर्लिन पुलिस और बाकी लोग कंटेनर में छिपकर म्यूजियम में घुस गए। रियो ने पहले वहां के सभी सीसीटीवी हैक किए और उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिए और बैंक म्यूजियम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों और उन सभी छात्रों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन सभी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। ठंडे दिमाग में अपने सभी मोबाइल और नामों की लिस्ट बनाई ताकि लूट के अंत में सभी का मोबाइल वापस मिल जाए, क्योंकि मेजबानों को नुकसान पहुंचाने का लुटेरों का इरादा नहीं था। इसी बीच मॉस्को और डेनवर म्यूजियम के लॉकर में घुस गए और वहां उनके पास काफी पैसा था। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बैग में 23 मिलियन रुपए भरे और एक स्विच दबाया और एलन ने फोन किया तो उन्होंने पैसे के बैग के साथ संग्रहालय का दरवाजा खोला और बाहर आकर देखा कि पुलिस आई और बचने की वजह से उन्हें घेर लिया। आपको क्या लगता है, लुटेरे पकड़े गए?
मूल रूप से सभी प्रोफेसर की योजना थी और डकैती के सदस्य सभी अपनी योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे। उनसे कहा गया कि आप किसी भी पुलिसकर्मी को केवल गोली नहीं मारना, उनके सामने पैसे के बैग रखो, उनके चारों ओर गोली मारो और अभिनय में आओ, जैसे कि वे समझते हैं कि हमारी योजना विफल हो गई है। उन्हें सोचने दीजिए कि हम साधारण चोर हैं, लेकिन असली प्लान उसके बाद शुरू होगा। उसके बाद सभी प्रोफेसर के प्लान के अनुसार काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस की एक गोली रियो के सिर को छू जाती है और वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर कोई गुस्सा हो जाता है और पुलिस पर गोली चला देता है। एक पुलिस वाले को गोली लग जाती है, फिर किसी तरह वो वापस अंदर आ जाते हैं और रियो थोड़ी देर बाद संभल जाता है और एपिसोड 1 कई सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ यही खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में टीम में हर कोई टोक्यो से नाराज है क्योंकि वह योजना से बाहर चला गया और पुलिस को गोली मार दी। प्रोफेसर को समझाने की कोशिश कर रहा है। मूल रूप से टोक्यो रियो में 5 महीने के प्रशिक्षण में प्यार बन गया, इसलिए रियो को गोली मार दी गई। टोक्यो को गुस्सा आया और पुलिस पर गोली मार दी गई, लेकिन टोक्यो प्रेम संबंध को स्वीकार नहीं करना चाहता था क्योंकि प्रोफेसर के सख्त निर्देश थे कि कोई भी टीम के सदस्यों से प्यार नहीं कर सकता है ताकि योजना बर्बाद हो जाए। लेकिन डकैती के सदस्यों का प्रभारी बालेंग रियो को मानसिक रूप से परेशान करता है और प्यार की सच्चाई को कबूल करता है। इसी बीच पूरी पुलिस फोर्स म्यूजियम के सामने आ गई और पूरे ऑपरेशन की निगरानी के लिए वहां एक कैंप लगाया गया। इसी बीच इस ऑपरेशन के प्रभारी रकेल और उनके सहयोगी और दोस्त एंजल मौके पर पहुंचे। हालांकि सब कुछ समझने के बाद रिकॉर्ड पहले संग्रहालय के अंदर कॉल करता है। बलिन प्रोफेसर को कॉल ट्रांसफर करता है, जो वास्तव में संग्रहालय के पास एक पुराने घर में रहता है। हर चीज की निगरानी करना और संग्रहालय के अंदर अपनी टीम के साथ अनुरूप रूप से संवाद करना ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। प्रोफेसर वॉइस चेंजर का उपयोग करते हुए कहते हैं उन्हें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। वे ब्राजील जा रहे हैं। यह मूल रूप से पुलिस को समझाने के लिए प्रोफेसर की एक चाल थी। वे बहुत शांत थे। फिर पुलिस ने उन्हें ऑफर दिया। प्रोफेसर ने कहा कि पहले कैदियों में से छात्रों को रिहा कर दो। उन्हें लगेगा कि प्रोफेसर का शांत स्वभाव देख लेंगे और पुलिस समझ गई कि उनकी योजना बड़ी है। इस बीच संग्रहालय के अंदर लुटेरे सभी कैदियों के लुटेरों की तरह हैं। उन्हें एक ही पोशाक और मुखौटे में इसे पढ़ने के लिए कहा जाता है और कुछ नकली बंदूकें भी दोस्तों को दी जाती हैं क्योंकि लुटेरों पर जल्द ही पुलिस द्वारा हमला किया जाएगा, इससे पहले कि उन्हें पता चले। और इसी वजह से पुलिस को भ्रमित करने के लिए उन सभी को एक जैसी ड्रेस सिखाई जाती है ताकि पुलिस गोली न चला सके और आप समझ नहीं पाएंगे कि कितने असली लुटेरे हैं। लेकिन ऑपरेशन प्रभारी को इस ऑपरेशन के बारे में रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी। उस समय वहां मौजूद एक आंतरिक मामलों के अधिकारी ने रिकॉर्ड को बताया कि उन पर दबाव था क्योंकि अंदर पाका नाम की एक छात्रा ब्रिटेन के राजदूत की बेटी थी और लुटेरे उसकी पहचान नहीं कर सके। उसे वहां से बचाया जाना चाहिए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर को ये पहले से ही पता था, इसलिए उसने उसे निशाना बनाने की योजना बनाई, जबकि प्रोफेसर ने अपनी टीम को पहले ही बता दिया था। पुलिस 4 स्थानों से होकर आ सकती है। रोडर या लोड एरिया आपातकालीन सार्च या छत। उनका विचार सही था। कमांडो शुरुआत में लोड एरिया से होकर आते हैं। अंदर की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए लुटेरे मशीन गनों के साथ तैयार हैं क्योंकि कमांडो वहां ड्रिल करते हैं और अंदर एक कैमरा डालते हैं, जबकि रियो बलिन एलिसन को आदेश देता है। पाका को एक अलग कमरे में ले जाया गया और उसके सिर पर बंदूक रख दी गई और उसने मीडिया को बुलाया और पुलिस को बताया कि अंदर सभी कैदी लुटेरों की तरह कपड़े पहने हुए थे, इसलिए यदि कमांडो गोली चलाते हैं तो वे वहां किसी को भी मार सकते हैं। इसलिए कमांडो ऑपरेशन बंद कर देते हैं और अंततः पुलिस को ऑपरेशन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद प्रोफेसर की मूल योजना शुरू हुई। हर मिनट लगभग 5 लाख यूरो छापे जा रहे थे। उनका लक्ष्य 2400 करोड़ यूरो छापना था और वे यही लूटने वाले थे क्योंकि यूरो का भंडार पहले से ही मौजूद था। यह आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और प्रोफेसर भी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए पहले एपिसोड में उन्होंने पुलिस के साथ भागने का नाटक किया ताकि उन्हें फायदा उठाने का समय मिल सके। इस बीच ऑपरेशन प्रभारी रिकॉर्ड के बाहर अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए पास की एक कॉफी शॉप में जाता है। वह अपनी मां को फोन करने जाता है और देखता है कि चार्ज की कमी के कारण फोन बंद है। तभी प्रोफेसर उसे पीछे से बताता है, आप शायद तनाव में हैं, कोई बात नहीं,
मेरा फोन ले लीजिए। रिकॉर्ड अब नहीं जानता यही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा प्रोफेसर का लुक और रवैया इतना सामान्य और शांत था कि उन पर शक करने का कोई कारण ही नहीं था। रिकोल ने प्रोफेसर का फोन लिया और बात की। अपनी माँ से कहता रहा और यहीं पर एपिसोड 2 समाप्त होता है। फिर एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर फोन लेता है और न केवल अपनी माँ को बल्कि अपने सीनियर को भी फोन करता है और कहता है कि वो ये ड्यूटी नहीं कर सकता। ये सुनकर प्रोफेसर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि तब उसकी योजना मुश्किल हो जाएगी। अगली सुबह मोनिका नाम की एक परिचारिका के साथ बलिन बाहर आती है और सभी को एक पेपर पढ़ती है। उनका कहना है कि पुलिस अधिकारी को गोली मारने के लिए उन्हें खेद है और यहाँ हम कुल 67 परिचारिकाएं हैं, हम सभी ठीक हैं, किसी को चोट नहीं आई है। तब पत्रकार सहित सभी लोग समझते हैं कि इसका मतलब है कि वे किसी को मारना नहीं चाहते हैं। पुलिस यहाँ गोली नहीं चला सकती थी क्योंकि सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि सभी परिचारिकाओं में से जो थोड़ी मजबूत थी बलिन से बेहतर कौन थी। उन्हें सुरंग खोदने के लिए एक जगह पर ले जाया जाता है क्योंकि उनके पास ऐसा करने की एक गुप्त योजना होती है। फिर बलिन उन बाकी लोगों में से है जो या तो बीमार हैं या गर्भवती हैं। यूके के राजदूत की बेटी एलिसन पाकर कहती है, मेरे साथ यहाँ आए मेरे बॉयफ्रेंड ने उनसे उनकी दवाओं के नाम जानने के बाद मेरे इंस्टाग्राम पर बात की ताकि वे बाहर से दवा और खाना ला सके। मैंने एक नोट का फोटो अपलोड किया है, अब मैं इसे हटाना चाहता हूँ। तो बलिन कहता है कि यहाँ इंटरनेट चालू नहीं किया जा सकता, लेकिन आप मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और वहाँ कहते हैं कि यह किसी के द्वारा साजिश रची गई थी, तो हम वह वीडियो आपके माता पिता को भेज देंगे। फिर रियो पाका को उसका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक कमरे में लाएंगे। इस बीच रियो पाका उनके बीच बात कर रहे थे और पीछे से टोक्यो ये देखता है और ईर्ष्या महसूस करता है और रियो के साथ बहस करना शुरू कर देता है। और इस अवसर पर पाका अपना फोन चालू करता है और इंटरनेट से जुड़ जाता है क्योंकि वह उसकी वह तस्वीर हटाना चाहता है। लेकिन जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन हुआ, पुलिस को पता चला कि पाका का फोन चालू था। उन्होंने फोन को ट्रक में ले लिया और फ्रंट और बैक कैमरे से लाइव फुटेज रिकॉर्ड कर ली। लेकिन तब तक रियो का चेहरा कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाता है और पुलिस वाले इसे पाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कम से कम एक लुटेरे गिरोह की पहचान कर ली है। जबकि इंस्पेक्टर अपने वरिष्ठ फोन पर रिकॉर्डिंग करता है। तुरंत मामले की जिम्मेदारी फिर से शुरू करते हुए रिकॉर्ड ऑपरेशन रूम में आता है और प्रोफेसर को बुलाता है। प्रोफेसर रिकेल को ये बताने के लिए आवाज गायक का उपयोग करता है कि उन्हें कुछ दवा और भोजन की आवश्यकता है। मैं दवाएं और भोजन भेज रहा हूं, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक गर्म खबर है कि हमने आप में से एक को पहचान लिया है और हमें आपके सभी दोस्तों के फोन की तस्वीरें दीवार पर उनके नाम के साथ लटकी हुई है। ये सुनकर प्रोफेसर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। इस बीच संग्रहालय के प्रबंधक आथा और पाका का प्रेमी डाकू के निर्देशों के अनुसार सुरंग खोद रहे थे, लेकिन वे दोनों मौके को समझ गए और यह नहीं जानते थे कि लुटेरों के पास कौन से उपकरण या हथियार थे। इसकी जांच करने के बाद मैनेजर आर्टुरो अपनी सहकर्मी मोनिका के पास आया और भावुक होकर उससे कहा कि कमरे में उसकी जैकेट की जेब में एक फोन है और अगर उसे मोनिका से मिला तो वह पुलिस को बुला लेगा। वे सभी जीवित वापस आ सकेंगे और एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। मूल रूप से यह आर्टुरो लड़का एक चरित्रहीन और स्वार्थी लड़का था, जिसने शादीशुदा होने के बावजूद अपनी सहकर्मी मोनिका को प्यार का लालच देकर गर्भवती कर दिया, लेकिन बाद में इसे स्वीकार नहीं करना चाहती। यही वजह है कि मोनिका लुटेरों से अपना गर्भपात करने के लिए गोलियां मांगती है। साथ ही प्रोफेसर बलिन को उस व्यक्ति को ढूंढने का निर्देश देती है जिसने फोन चालू किया था, जिसके माध्यम से पुलिस को उनका फुटेज मिला था। तभी बलिन गुस्से में आ जाता है और परिचारिकाओं के सामने आकर कहता है कि ये किसका फोन था, लेकिन जब कोई आगे नहीं आता तो बलिन सबके सामने एक बूढ़े आदमी को नंगा कर देता है और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। फोन पाका ने खोला और वह थोड़ा विचलित हो गया। बलिन को गुस्सा आ गया और उसने दोनों बॉडी बिल्डरों से कहा कि वे रियो को उसकी सजा के बारे में बताएं ताकि कोई और ऐसी गलती न करे, और निर्देश के अनुसार उन दोनों ने रियो को बहुत पीटा। इस बीच मोनिका चतुराई से मैनेजर आर्ट के कमरे में जाती है और अपने जैकेट से फोन छिपा लेती है, जबकि पुलिस बंधकों के लिए भोजन और दवा भेजती है। जबकि डेनवर मोनिका के लिए गोलियां आता है और उसे कमरे से बाहर लाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बच्चे को खराब न करे। तभी बलिन आता है और मोनिका को जाने के लिए कहता है। मोनिका जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है।
बलिन मोनिका से फोन लेता है और डेनवर को मोनिका को मारने का आदेश देता है, इसलिए डेनवर मोनिका को मारने के लिए बाथरूम में ले जाता है। जबकि प्रोफेसर ने कहा था कि एक परिचारिका को मारने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन बलिन गुस्से में है। इसी बीच इंस्पेक्टर रिकॉर्ड दोबारा उस कॉफी शॉप में खाना खाने जाता है। ये देखकर प्रोफेसर भी वहां चला जाता है। तभी रिकेल के पास कॉल आती है कि 2 लुटेरों की पहचान कर ली गई है, जिनकी तस्वीरें उसके व्हाट्सएप पर दी गई हैं। फिर रिकॉर्ड ने तस्वीरें खोली और प्रोफेसर उन्हें बगल से देखने की कोशिश कर रहा था। रिकॉर्ड ने प्रोफेसर को पकड़ लिया और उसके पत्रकार होने का संदेह करते हुए उसका आईडी कार्ड जांचना शुरू कर दिया। लेकिन सौभाग्य से कैफे के मैनेजर ने उसे बुला लिया। वह बहुत अच्छे इंसान है, मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं और किसी तरह वह प्रोफेसर को साल्वा के रूप में पेश करके यात्रा से बच गए और रिकॉर्ड ने उन्हें सॉरी कहा। फिर वह गुस्से में उन कैमरों को तोड़ देता है जिनसे प्रोफेसर उन्हें देख रहा था और प्रोफेसर से कहता है कि अगर उसके बाद किसी ने रियो पर हाथ उठाया तो वह उसे भी मार डालेगा। आपकी और रियो की तस्वीर पुलिस ने फैला दी है और आपके प्यार की वजह से आज हमारी पूरी योजना खतरे में है। दूसरी ओर वॉशरूम में मोनिका डेनवर से जान की भीख मांगती है, लेकिन डेनवर सोचता है यदि वह मोनिका को नहीं मारता है तो बलिन उन दोनों को मार डालेगा। फिर डेनवर एक को गोली मारता है और एपिसोड एक जोरदार बंदूक की गोली के साथ समाप्त होता है। क्योंकि मोनिका गर्भवती है, वह माया के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन बलिन को समझाने के लिए डेनवर ने मोनिका के पैर में गोली मार दी। उसके बाद डेनवर मोनिका को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है, जबकि इंस्पेक्टर रिकॉर्ड और प्रोफेसर डराना धमकाना जारी रखते हैं। लेकिन कोई किसी से कम नहीं है। वह प्रोफेसर के फोन पर कॉल करता है क्योंकि इससे पहले रेकवाल ने प्रोफेसर के फोन से अपनी मां से बात की थी। जब रिकॉर्ड फोन पर बात कर रहा था तो प्रोफेसर ने शिविर के सभी बयान देखे, क्योंकि प्रोफेसर को साल्वा के नाम से जाना जाता था। हालांकि रिकॉर्ड तुरंत घर आ गया क्योंकि उसने अपने पति को तलाक दे दिया था। आज उसका पति अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने गया था और वह थोड़ा डर गई थी, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को घर पर देखा तो वह शांत हो गई और अपने पति को ऐसा करने के बजाय गलती से साल्वा मीन्स प्रोफेसर का फोन अपने साथ ले आई। फिर वह साल्वा को लौटाने के लिए फिर से फूट पड़ता है। फिर वह भावुक हो जाता है और अपने तलाक के कारणों के बारे में खुलकर बात करता है और यह सुनने के बाद प्रोफेसर भी रिकॉर्ड के प्रति थोड़ा नर्म हो जाता है। लुटेरे भी आश्चर्यचकित होते हैं, इसलिए टोक्यो बलिन को कमरे में ले जाता है और सच्चाई जानने की मांग करता है। बलिन तब बताता है कि उसने डेनवर के साथ मोनिका को मार डाला है। टोक्यो रियो नायक है और हर कोई क्रोधित हो जाता है और सुनता है कि उसका बेटा डेनवर है मोनिका की हत्या कर दी। ये सुनकर वह डेनवर के शौचालय में भाग जाता है, जहां डेनवर उसके शरीर से खून साफ कर रहा है और मॉस्को को घबराहट का दौरा पड़ता है। उसने मोनिका को नहीं मारा क्योंकि बलिन आसपास था और फिर डेनवर मोनिका की जरूरत की हर चीज लेकर उसके पास आया और उसने मोनिका के पैर में पट्टी बांध दी। क्योंकि मोनिका गोली निकालने के लिए डेनवर पर भरोसा नहीं कर सकती थी, जबकि मॉस्को नींद में सोच रहा था। ये स्वीकार करने में असमर्थ कि उसके कारण उसके बेटे का जीवन बर्बाद हो गया है और उसके बेटे ने किसी की हत्या कर दी है। मॉस्को जल्दी से मुख्य द्वार पर आता है और दरवाजा खोलने के लिए स्विच दबाता है क्योंकि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है। और तभी डेनवर आता है और अपने पिता को ले जाता है और टोक्यो तुरंत गेट बंद कर देता है। डेनवर को चुपचाप अपने पिता को ये बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उसने मोनिका को नहीं मारा है। मॉस्को को ये सुनकर राहत मिली कि मोनिका अभी भी जीवित है, लेकिन उसे खुलकर बात करने की जरूरत है उसकी शारीरिक भलाई के लिए। इसलिए डेनवर अपने पिता मॉस्को सहित कुछ कैदियों को एक ही पोशाक के मुखौटे और बंदूकों के साथ छत पर ले जाती है ताकि पुलिस भ्रमित न हो और गोली न चला दे। जबकि एंजल तुरंत ऑपरेशन शिविर में रिकॉर्ड को बुलाती है, ये देखते हुए कि प्रोफेसर को पता है कि वहाँ अवश्य होना चाहिए कुछ गलत हो। इसलिए वह अपने घर जाता है और बलिन को फोन करता है। बलिन प्रोफेसर को मोनिका की मौत और पूरी स्थिति के बारे में नहीं बताता है क्योंकि टोक्यो रियो उस पर बंदूक ताने हुए है। उसने सच में मोनिका को नहीं मारा, लेकिन ये सुनने के बाद मॉस्को हाथ में बंदूक लेकर डेनवर को डराता है और कहता है कि क्या तुमने सच में मोनिका को मार डाला, क्योंकि वह मोनिका से प्यार करता था और इसीलिए वह इतना गुस्से में था। और पुलिस दूर से ये सब देख रही थी। जब मस्क को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत सभी को अपने सिर के पीछे हाथ रखकर झुकने के लिए कहा, लेकिन वह बैठे नहीं और उन सभी को डरा दिया। इसका मतलब है कि वह भूल गए कि दोस्त अंदर है, उसका हाथ नकली था। आर्टुरो डाकुओं में से एक हो सकता है और वह जल्द ही छत पर कैदियों को मारने जा रहा है।
इस मामले में रिकॉर्ड करें और सीधे शॉट आते हैं। मॉस्को तुरंत आर्टुरो को बेनकाब कर देता है और पुलिस को एहसास होता है कि उन्होंने गलती से कैदियों को गोली मार दी है। और एपिसोड 4 इसी तनावपूर्ण तनाव के साथ यही समाप्त होता है। लेकिन क्या आर्थर सचमुच मर गया? क्या मोनिका जीवित रहेगी? रियो और टोक्यो का प्यार कहाँ जाएगा? और उनकी लूट सफल होगी? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और अगला भाग देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें।